नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इजराइल हमास जंग महायुद्ध की ओर अब बढ़ रहा है। अब लेबनान ने, हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल के बिन्यामिना के पास एक मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है। बता दें आपको, हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को टारगेट करते हुए लगभग 25 रॉकेट और मिसाइल दागी है। इसमें इजरायली सेना के 4 सैनिकों की जान चली गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने बताया कि ड्रोन ने रविवार शाम को बेस पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने ये भी कहा कि उन्होंने उन जगहों को टारगेट किया है जहां पर इजरायली फोर्स के सैनिक मौजूद थे। वे लेबनान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग नए नए इलाकों में फैलती जा रही है। इजराइल एक साथ 4 मोर्चों पर हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह और यमन के साथ ही हूती और ईरान से भी जंग लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के समर्थित आतंकी समूह हैं। बता दें आपको कि उधर ईरान की भीषण मिसाइल अटैक का इजराइल ने करारा पलटवार कर दिया है। इस बार हमला ना आसमान से हुआ, ना ही जमीन से हुआ, ना मिसाइल से हुआ और ना ही रॉकेट से, बल्कि इस बार इजराइल ने सबसे खतरनाक साइबर अटैक किए हैं। ऐसा हमला जो इजराइल के एक्सपर्ट्स ने पीएम नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर अंजाम दिया और ईरान की कमर तोड़कर रख दी। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया है। ईरान का पूरा सिस्टम इसकी जद में आया है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला हुआ है। इसके जरिए इजराइल ने न्यूक्लियर से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजीबादी के हवाले से यह कहा गया है कि इस साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका इसकी चपेट में आई है। वहीं हमास के साथ युद्ध के 1 साल बाद भी इजराइल लगभग हर दिन गाजा में उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला कर रहा है। शनिवार की देर रात नुसेरात कैंप में एक घर पर हमला किया गया। इस हमले में करीब 8 लोगों की मौत हो गई। उधर इजराइल लेबनान सीमा पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त करने के एक दिन बाद भारत शनिवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में सेना का योगदान देने वाले देश में शामिल हो गया। साथ ही इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ बड़ा, आपको बता दें, वहां पर मौजूदगी अपनी दिखाई और खड़ा हो गया। बल में दर्जनों देश के 10,000 से अधिक शांति सैनिक हैं। इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी है। भारत के लगभग 900 सैनिक इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि लेबनान में 2 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सेना ने कहा है कि शुक्रवार को दक्षिण लेबनान नकौरा में उनके वॉच टावर के पास एक इजरायली हमले में श्रीलंका के 2 संयुक्त राष्ट्र सैनिक शांति सैनिक घायल हो गए हैं। 48 घंटों में दूसरी बार इस क्षेत्र में शांति सैनिकों के मुख्य बेस पर विस्फोट हुए हैं। यूनिफिल बल ने इसे गंभीर घटनाक्रम बताया है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। और चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों की जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विनोद दत्ता जी आपके साथ करते हैं। सर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला देखा गया, एक बार फिर से हमला किया और यह हमला बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा अब तक का हमला है। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, हिजबुल्लाह इस फिराक में था काफी दिनों से, बिकॉज वो काफी अंडर प्रेशर था और खासकर जब से उनके जो टॉप लीडर है नसरुल्लाह उनका खात्मा किया गया है, तो वो काफी प्रेशर में था।
न केवल हिजबुल्लाह बल्कि बाकी के देश जो उसको इमदाद पहुंचा रहे थे, चाहे वो ईरान हो, क्योंकि वो एक ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिस तरह से इजराइल और बाकी के देशों पे हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह पे हमला कर रहा है, तो वो यकीनन वहाँ की जो लीडरशिप थी, वहाँ की जो तंजीमें थी और जो बाकी की तंजीमें जो इनको मदद कर रही हैं, उनकी तरफ से काफी प्रेशर था। तो ये जो उनको इमदाद आई है, जो मदद आई है, ये बाकी के जो देश है उनकी तरफ से आई है और हिजबुल्लाह ने ये इसीलिए इस अटैक को अंजाम दिया है जिससे वो अपनी जो प्रेजेंस है वो दर्ज करा सके और ईरान भी अपना जो वर्चस्व है वो उस इलाके में, क्योंकि ईरान भी हिजबुल्लाह के थ्रू ही प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है या उसको चला रहा है, क्योंकि ईरान खुद एक बहुत बड़े डर से बैठा हुआ है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कब इजराइल ईरान पे हमला करे। और इजराइल ने ये कहा है कि वो यकीनन ईरान पे हमला करेगा और जो हमला ईरान ने किया था उसका माकूल जवाब देगा। जी ठीक है संजीव जी, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि एक साथ 4 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल और ऐसे में जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती अभी फिलहाल उनके सामने है। संजीव जी। जी जी, निसंदेह इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल का ये जो युद्ध है वो लगातार जारी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल अपने इस युद्ध को लड़ने में और इस पर विजय हासिल करने के लिए वो संकल्पबद्ध है। उसने हमास को पतन की कगार पर पहुंचा दिया है और अब उसका जो निशाना है वो हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के जो आतंकी जिस तरीके से लगातार वो हमास के समर्थन में इजराइल पर वो हमले कर रहे थे। हमने ये देखा था कि पिछले 7 अक्टूबर के बाद से ये जो हमले हैं हिजबुल्लाह के वो शुरू हो गए थे। 8 अक्टूबर से ही उसने ये हमला शुरू कर दिया था और उसके बाद से क्योंकि इजराइल हमास के ऊपर उस समय फोकस था, इसी वजह से हिजबुल्लाह के संदर्भ में वो बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से हमास को अब उसने पतन की कगार पर पहुंचा दिया है, हमास का जो चीफ इस्माइल हानिया भी अब एलिमिनेट हो चुका है और उसके बाद जो हिजबुल्लाह की जो चुनौती थी उसके ऊपर अब इजराइल का पूरा फोकस है। और आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न इजराइल में जो सदर्न लेबनान के बॉर्डर पर जो क्षेत्र है इजराइल का, वहां पर 60,000 से 80,000 जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड होकर के वो इजराइल के अन्य इलाकों में चले गए थे। तो उनको अपने घरों में सुरक्षित वापस पहुंचाने का जो कार्य है वो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को करना है, ये उनकी प्राथमिकताओं में एक है। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का जो खतरा है उसको पूरी तरीके से समाप्त न किया जाए। इसी वजह से अब इजराइल की जो सेनाएं हैं वो सदर्न लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन उन्होंने किया है और वो सदर्न लेबनान में ऑपरेट कर रही हैं और और वो पूरे क्षेत्र को एक सेफ जोन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस संदर्भ में एक यूएन का जो रेजोल्यूशन 1701 था उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन उस रेजोल्यूशन के तहत हिजबुल्लाह को इस पूरे क्षेत्र को में अपने आप को नहीं रखना था, उसको एक सेफ जोन, एक बफर जोन के रूप में रखना था, जिसका कि हिजबुल्लाह ने कभी पालन नहीं किया। लेकिन अब इजराइल के लिए बेहद आवश्यकता बन गई है कि वो सदर्न लेबनान को एक बफर जोन के रूप में, एक सेफ जोन के रूप में विकसित करे और अपने नागरिकों को अपने घरों में वापस पहुंचाए। तो ये जो हिजबुल्लाह के विरुद्ध जो इजराइल की कार्रवाई है आने वाले समय में बड़े तौर पर जारी रहेगी और जैसा कि मैंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उसका एक पार्ट है और उसका फिर अगला निशाना हूती भी है, क्योंकि हूती भी लगातार इसी तरह की आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है और हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो जितने भी छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं सभी के विरुद्ध इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक ईरान के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न है तो ईरान के विरुद्ध इजराइल एक बड़ी कार्रवाई मेरे असेसमेंट के मुताबिक करने जा रहा है और लेकिन उसका जो स्वरूप है वो इस तरीके का हो सकता है कि जिससे कि इसका एस्केलेशन, रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये कोई क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए, इस बात को इजराइल को ध्यान में रखना होगा। और इसी बात की जो सलाह है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा
इसराइल को दी जा रही है। तो इसराइल के द्वारा मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के विरुद्ध सीधी बड़ी कार्रवाई अवश्य की जाएगी, लेकिन वो इस तरीके की कैलिब्रेटेड स्ट्राइक होगी और कैलिब्रेटेड तरीके से इसका जो रिटेलिएशन इसराइल करेगा, जिससे कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन भी ना हो और ईरान को एक बड़ा जवाब भी मिल जाए। ठीक है विनोद जी, ईरान को बड़ा जवाब तो दिया गया ना, लेकिन इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ना मिसाइल अटैक की, ना रॉकेट बरसाए, दरअसल जिस तरह से साइबर अटैक किया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए अब सैनिक नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई अब दूसरी तरीके से होगी, अब साइबर अटैक किया जाएगा, अब वहां की कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को हैंग किया जाएगा, कुछ ऐसी चीजें भी इंफॉर्मेशन चुराई गई है जो बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अटैक किया इसे वाकई ये कहेंगे कि एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है इजराइल की तरफ से, और ये अटैक वाकई काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा ईरान के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जो रण क्षेत्र है उसका जो प्रारूप है वो पूरा बदल चुका है। और अगर आप ये देखें कि आप कासिम सुलेमानी का जिस तरह से असैसिनेशन किया गया, नसरुल्लाह को जिस तरह बर्बाद किया गया, क्योंकि आज के ज़माने में जो टेक्निकल बैटल एरिया है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और यहाँ अब आप देखिए जिस तरह से पेजर अटैक्स हुए थे, जिस तरह से ड्रोन्स के अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से प्रिसीशन एमिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज टेक्नोलॉजी इस कदर पहुंच चुकी है कि आप बिल्कुल जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जब हम यंग ऑफिसर्स हुआ करते थे तब उस समय सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कहीं 25 मीटर कहीं 30 मीटर इस तरह से हुआ करती थी। आज की तारीख में तो इट इज सो पिन पॉइंटेड कि आप बिल्कुल टारगेट को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह के जो साइबर अटैक्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि इजराइल ईरान में भी इसी तरह के अटैक्स करेगा, और इसी के खौफ से वहाँ जो अल खमेनी है वो भी काफी चिंतित है। और आपने देखा होगा कि हर 6-7 दिनों में वो अपनी जगह बदल रहे हैं, एक जगह वो सोते नहीं है। तो उन्हें मालूम है कि इजराइल के पास ये कुव्वत है, ये कैपेबिलिटी है, ये रिसोर्सेज है, ये रीच है कि वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। और अगर वो उसके इंस्टॉलेशंस में या उसके और न्यूक्लियर प्लांट्स को वो इस तरह से मतलब उसको करप्ट कर सकता है, उसको टेम्पर कर सकता है, तो इजराइल अपना जो एम है उसको अचीव कर लेगा। लेकिन क्या सर वाकई खतरे में है ईरान की न्यूक्लियर प्लांट? इसके बाद ये कहा जा सकता है? या मेरा जो अनुमान है कि कोई भी डायरेक्ट जो अटैक होगा वो न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं होगा, लेकिन उसकी जो डिवाइसेस है उनको टेम्पर किया जा सकता है, उनको बिल्कुल यहाँ से सैबोटाज किया जा सकता है, या और जो उससे कनेक्टेड जो एप्लिक यूनिट्स हैं उनको वो बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक करना ये पूरे विश्व के लिए भयावह होगा, और सारा जो विश्व है वो एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट में तब्दील हो सकता है। ठीक है संजीव जी, संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का स्टैंड है उसे आप कैसे देखते हैं? जो भारत ने स्टैंड खुद लिया है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत का जो स्टैंड है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। और भारत आप जानते हैं कि विश्व में डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थक रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हो। जहां तक आतंकवाद का संदर्भ है, भारत ये निसंदेह कह चुका है कि वो इजराइल के साथ उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन जहां तक स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, जहां तक इजराइल और ईरान के बीच में जो स्थितियां हैं उसका प्रश्न है, तो इस संदर्भ में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का पक्षधर है। और भारत ने चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध ले लीजिए, वहां पर भी भारत ने हमेशा संवाद की बात कही है। और इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है, दोनों ही राष्ट्रों के साथ भारत के अच्छे संबंध है, तो भारत यहाँ पर भी डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। और भारत ने ये कहा है कि जो स्टेट टू स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसका रेजोल्यूशन
बैटल फील्ड में नहीं हो सकता, वो उसका रेजोल्यूशन हिंसा से नहीं हो सकता। उसके लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी ही करनी होगी, और ये मेरा मानना है कि भारत का स्टैंड है। और जहां तक इजराइल और पैलेस्टाइन का जो विषय है, तो भारत हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा इस बात को कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इसका एकमात्र समाधान हो सकता है, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए भी डायलॉग की आवश्यकता है। 2 स्टेट सोल्यूशन तभी हो सकता है कि जब इजराइल और पैलेस्टाइन, मैं यहाँ पर अगर पैलेस्टीन की बात कर रहा हूँ तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं हमास की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास के साथ कोई नेगोशिएशन बातचीत नहीं होनी चाहिए, और इजराइल ऐसा नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन अगर भविष्य में 2 स्टेट सोल्यूशन होना है तो इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, जो कि अभी वर्तमान समय में वेस्ट बैंक पर शासन करती है, उसके साथ बातचीत करनी होगी, और वो तभी हो सकता है। तीसरी बात में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे अवश्य ऐड करूंगा, ये जो आतंकवादी संगठन है हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये डायलॉग की प्रक्रिया को तोड़ने चाहते हैं। इनका जो लक्ष्य है वो इजराइल की डायलॉग की जो प्रक्रिया चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको भी तोड़ना चाहते हैं। इजराइल ने जो अब्राहम एकॉर्ड को साइन जाने के बाद लगातार जो अरब राष्ट्रों के साथ अपने संवाद को बढ़ाया, और कई अरब राष्ट्रों ने तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। सऊदी अरेबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था, यूएई और बहरीन ने तो पहले ही कर रखा था, कुछ अन्य राष्ट्रों ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो जो इजराइल का जिस तरीके से अरब राष्ट्रों के साथ संबंध बढ़ता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था, उससे ये आतंकवादी संगठन और उसके पीछे का जो शिया बहुल ईरान है वो खुश नहीं था, और वो उन्होंने एक बड़ी साजिश रची और पूरे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को डीरेल करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर जैसा हमला कर दिया। आखिर क्या जरूरत थी 2007 से 2024 तक ये हमास शासन करता रहा, ये 7 अक्टूबर को उसने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे का कारण यही था कि ये जो आतंकी संगठन है ये डायलॉग को तोड़ना चाहते हैं, और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का जो जवाब है वो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि संवाद की प्रक्रिया आरंभ होती है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो ये आतंकवादियों की सबसे बड़ी हार होगी। आतंकवाद के विरुद्ध काइनेटिक एक्शन तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन्हें आइडियोलॉजिकल तरीके से डिफीट करने के लिए डायलॉग की बहुत आवश्यकता है, और यदि ऐसा होता है तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है विनोद जी, इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? ये जो अभी फिलहाल युद्ध चल रहा है, इसका क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या ये कुछ वक्त बाद रुकने की स्थिति में है, या लग रहा है कि नहीं ये और ज्यादा भड़क सकता है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं वो क्या बता रही है? देखिए, इस युद्ध का अगर कोई किस पे कोई विराम लग सकता है वो तो केवल जब अमेरिका में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट वहाँ सत्ता में आती है वो डिसाइड करेगी। दूसरा, नेतन्याहू भी नहीं चाहते कि साहब ये युद्ध या जो वेस्ट एशिया में शांति रहे, क्योंकि जो इंटरनल सिचुएशन है उनकी वो भी उनके खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये युद्ध चलेगा, और अगले महीने ही इस पे कुछ मतलब विचार लिया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह की गवर्नमेंट आती है वो डिसाइड करेगी कि अमेरिका को कितना सपोर्ट दिया जाए, अमेरिका को कितने सामरिक संसाधन दिए जाए, और तभी इसका कुछ नतीजा निकल सकता है। क्योंकि जो इजराइल देख रहा है, देखिए कोई भी इंसर्जेंसी हो, कोई टेररिज्म हो, उसको कंटेन किया जा सकता है, उसे बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विचारधारा है। संजीव जी, इस युद्ध से कितना फर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? और भारत को क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिसे विनोद दत्ता जी ने कहा कि अभी ये युद्ध चलेगा, तो किन किन चीजों पे और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत आप समझते हैं? देखिए, ये जो आतंकी तंजीमें हैं ये लगातार अपने हमले इत्यादि वो करते रहेंगे, और उनके खिलाफ काइनेटिक एक्शन ही उसका एकमात्र समाधान है जो कि इजराइल कर रहा है। और इजराइल ने आप देखिए तो हमास को उसके पतन की कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के मंसूबे भी ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां की हैं। हसन नसरुल्लाह, जो कि न सिर्फ हिजबुल्लाह का बल्कि जितने भी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने का वो सबसे एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था, और वो जो व्यक्ति था उसका एलिमिनेशन करके इजराइल ने एक बहुत बड़ी सफलता आतंकवाद के विरुद्ध पाई है। और जाहिर है कि उसी तरीके की जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगी। और ये जो आतंकवादियों का जो एक काइनेटिक एक्शन, एक मिलिट्री एक्शन के माध्यम से इनके ऊपर बड़े हमले इजराइल करने जा रहा है, वो ऑपरेशन जारी रहेंगे।
लेकिन जो अन्य बात जो जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो अन्य जो डिप्लोमेटिक और डायलॉग की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरुआत करने के लिए इजराइल को भी इस संबंध में गहरे तरीके से विचार करना होगा, क्योंकि यदि इजराइल इसी तरीके से सिर्फ कैनेटिक एक्शन, सिर्फ फिजिकल एक्शन के ऊपर ही अगर वो फोकस करता है तो ऐसे में इस युद्ध का कोई बहुत ही अच्छा आउटकम मैं नहीं देखता। आप देखिए तो अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अफगानिस्तान में एक लंबा समय बिताया, 20 वर्षों का समय बिताया और पूरी वहाँ पे मिलिट्री माइट के साथ वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसका आउटकम ये नहीं निकला, कुछ कंस्ट्रक्टिव आउटकम नहीं निकला। तो ये जो आज के समय की आवश्यकता ये है कि ये जो जितने भी इस तरीके की आतंकवादी तंजीमें हैं, आतंकवादी विचारधारा है, उसको आइडियोलॉजिकल तरीके से भी डिफीट करने के लिए एक विश्व में संवाद की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। एक जो भी कंस्ट्रक्टिव माइंडेड लोग हैं, लाइक माइंडेड जो सकारात्मक सोच रखने वाले जो भी संस्थान हैं, जो भी ऐसे लीडर्स हैं, उनके बीच में एक नॉर्मलाइजेशन और एक डायलॉग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो जो अब्राहम एकॉर्ड जो 2020 में साइन किए गए थे, जिसमें कि यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों के बीच में संवाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ना चाहिए और ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। इससे भारत, जहाँ तक बात है, भारत भी इससे लाभान्वित होगा। यदि इजराइल के भविष्य में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से पटरी पर आ जाती है तो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, I2U2 का इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, हमारा जो विशाल डायस्पोरा मिडिल ईस्ट रीजन में है वो लाभान्वित होगा, तो सभी इससे लाभान्वित होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज समय की आवश्यकता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सभ्य समाज के बीच में, अनेक सभ्यताओं के बीच में जो डायलॉग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।